जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो पर्यावरण सीरीज की छठी वीडियो होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरणीय प्रदूषण को इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की रूपरेखा क्या होती है आप सब जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं अभी बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू, फिर प्रैक्टिस सेशन जो कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित होता है। दोस्तों, आज की जो पर्यावरणीय प्रदूषण की हमारी वीडियो है उसमें हम लगभग 8 प्रकार के प्रदूषक पढ़ने वाले हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए ये वीडियो कंटेंट बताते बताते ही हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा। तो हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम कंटेंट देखेंगे। उसके बाद इसके जस्ट बाद जो हमारा 7वां वीडियो होगा इस पर्यावरण सीरीज का, उसके अंदर हम पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन को आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप वीडियो की रूपरेखा समझ चुके हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप समझ पाएं कि ये चैनल आपकी तैयारी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यदि आप तैयारी नहीं करते और एक सामान्य जागरूक व्यक्ति हैं तो उसके लिए भी इस जो चैनल है उस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनमें आप मुख्य रूप से डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं कई ऐसे स्थानों पर विजिट करता रहता हूं, वो चाहे दिल्ली में हो या कहीं भी, और कुछ बुक का भी रिव्यूज लेकर आता हूं। इसलिए ये चैनल आपके लिए मुख्य रूप से सभी के दृष्टिकोण से हो जाता है महत्वपूर्ण। तो आइए दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण पर बहुत विस्तार से हम आपसे बात करते हैं और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके पर्यावरण से संबंधित इस शानदार सेशन को। दोस्तों, आज पर्यावरण प्रदूषण के शानदार सेशन के अंदर हम आपसे पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रदूषक हैं उन पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण और थोड़ा सा समझते हैं पर्यावरणीय प्रदूषणों के बारे में। दोस्तों, आज सभी देशों में विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ गया है। अब दोस्तों, अगर मैं पर्यावरणीय प्रदूषण को कुछ लाइनों की सीमा में बांधूं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसमें मानव एवं प्राकृतिक गतिविधियों के कारण वायु, जल, मिट्टी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों में कैसा परिवर्तन होता है? अवांछनीय परिवर्तन होता है, जिससे जीव जंतुओं, वनस्पतियों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण को हम विभिन्न आधारों पर देखने वाले हैं कि किन किन प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषण जो है कितने प्रकार का हो सकता है। तो 2 प्रकार यहाँ पर मेंशन है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर समझ रहे हैं तो प्राकृतिक स्रोतों से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, और दूसरा है मानवीय स्रोतों से, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस के अंदर जो प्रदूषण होता है उसे हम यहाँ पर मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 2 तरह के प्रदूषण के स्रोत देखने को मिलते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव जनित। दोस्तों, प्राकृतिक प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रकृति अपनी साइबरनेटिक्स या उसकी जो होम्योस्टैटिक क्षमता होती है उसके कारण प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न परिवर्तनों को आत्मसात तो कर लेती है, परंतु दोस्तों जो मानव जनित परिवर्तनों के कारण पर्यावरण में होने वाला जो प्रदूषण होता है वो अपनी तीव्रता के कारण सामान्यतः वो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इनवर्सिबल होता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो आई होप स्रोत के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण आपको समझ आया होगा। आइए थोड़ा स्टेट यानी कि अवस्था के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को
थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अवस्था के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को मुख्य रूप से दोस्तों 3 आधारों में यानी कि 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। वो कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है हमारा सॉलिड पोल्यूशन, ठोस पोल्यूशन यानी कि ठोस प्रदूषण। दूसरा है द्रव प्रदूषण यानी कि लिक्विड पोल्यूशन, और तीसरा है गैसीय प्रदूषण यानी कि गैसेस का जो पोल्यूशन होता है वह। ठीक है। ठोस प्रदूषण के अंदर कैसे इन चीजों को आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर दोस्तों धूलकण, एरोसोल्स, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जिनमें आप पारा, सीसा या एस्बेस्टस के जो कण होते हैं उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें द्रव प्रदूषण यानी कि लिक्विड पोल्यूशन की, तो लिक्विड पोल्यूशन क्या होगा दोस्तों? आप इसमें अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जो जल है उसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो तेल वाहक जलयान होते हैं उससे सागरों में खनिज तेल का जो रिसाव होता है, जो तेल अधिप्लावन होता है, एवं उससे उत्पन्न जो ऑयल स्लिंग्स होती हैं, अर्थात जल की सतह पर तेल की एक परत का निर्माण हो जाता है, जैसे मैंने तेल अधिप्लावन कहा, ठीक है, उसे हम लिक्विड पोल्यूशन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम तीसरे की बात करें, ये हमारा पहला रहा, ये दूसरा, और ये रहा तीसरा प्रकार का जो अवस्था के आधार पर प्रदूषण है, गैसीय प्रदूषण। तो गैसीय प्रदूषण में आप किसे शामिल करेंगे? इसके अंदर विभिन्न जो गैसें होती हैं, चाहे वो SO2 हो, CO हो, या NO2 हो, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, जिसे हम आगे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आप अवस्था के आधार पर समझ गए कि पर्यावरणीय प्रदूषण को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हमने अभी आपसे डिस्कस किया। अब आइए दोस्तों हम स्वरूप के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषकों को देखते हैं। तो स्वरूप के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में हम पर्यावरणीय प्रदूषण को शामिल करते हैं। पहला भाग है आपका प्राथमिक प्रदूषण और दूसरा भाग है आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक प्रदूषण। ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक आप किसे कहेंगे? दोस्तों ये प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में DDT समझिए, प्लास्टिक समझिए, CO समझिए, या CO2, ये सब प्राथमिक प्रदूषकों के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और दोस्तों अगर हम द्वितीयक प्रदूषकों की बात करें, तो ये इन जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं इनकी अंतरक्रिया से ही निर्मित होते हैं। जैसे पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन की बात करें, उसका निर्माण नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, N2, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका जब इंटरैक्शन होता है उसके कारण होता है जो है कि दोस्तों पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण। इसके अलावा आप इसमें हम ओजोन को देख सकते हैं। ठीक है, ओजोन जिसे आप O3 कहते हैं, ठीक है, ओजोन को देख सकते हैं। अमोनिया आदि इन सब चीजों को इसी वर्ग के अंदर आप कंसीडर किया जा सकता है द्वितीयक प्रदूषक के अंदर। ठीक है, आपने समझा कि प्रदूषक को स्वरूप के आधार पर प्रदूषण को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक भागों में। ठीक है। अब इन आधारों को समझने के बाद लास्ट है आपका निस्तारण की प्रकृति का आधार। निस्तारण की प्रकृति के आधार पर हम पर्यावरणीय प्रदूषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। वो 2 कौन से भाग होंगे दोस्तों? एक होगा आपका बायोडिग्रेडेबल यानी कि आसानी से प्रकृति में शामिल हो जाने वाले, ठीक है, इन्हें हम जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण की श्रेणी में रखेंगे। और दूसरा हमारा होगा जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी के प्रदूषक। ठीक है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण के अंदर दोस्तों आप घरेलू कचरा जो होता है आपका, ठीक है, घरेलू कचरा जो होता है इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, घरेलू कचरे को जो जैव निम्नीकरणीय होता है यानी कि बायोडिग्रेड हो जाता है आराम से, मलमूत्र हो सकता है, सीवेज हो सकता है आदि इस तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो सूक्ष्म जैविक क्रियाएं जो होती हैं, माइक्रोबियल एक्शंस होते हैं, इनके साथ जो है विघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। ठीक है, लेकिन दोस्तों दिक्कत होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले में, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के अंदर। यहाँ क्या होता है, ये प्रदूषक सूक्ष्म जो जैविक क्रियाएं होती हैं यानी कि माइक्रोबियल जो एक्शंस होते हैं इनके द्वारा ये विघटित नहीं होते। इनको आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित जो है नहीं होते हैं। ठीक है, ये लंबे समय तक आपके खाद्य श्रृंखला में या इकोसिस्टम के अंदर व्याप्त रहते हैं। इसमें आप प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं, शीशा होता है, DDT होता है,
ठीक है, इत्यादि को इसके अंदर शामिल आप कर सकते हैं। ये प्रदूषक दोस्तों लंबे समय तक प्रकृति में जो है बने रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से गुजरते हुए संचित हो जाते हैं, जिसमें हम जैव आवर्धन जो प्रक्रिया बायोमैग्निफिकेशन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, वो इसी के अंदर होके गुजरता है। तो आई होप दोस्तों 3-4 प्रकार से आपने पर्यावरणीय प्रदूषण को समझने का प्रयास किया। अब तक आपके दिमाग में बहुत अच्छी सी इमेज डेवलप हो गई होगी पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकारों की, ठीक है। अब आपने पर्यावरणीय प्रदूषण को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आइए अब हम एक एक करके बात करेंगे पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकारों पर। तो कितने प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिर्फ मोटे तौर पर बता सकते हैं, अदरवाइज पर्यावरणीय प्रदूषण कई प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन हम जो मुख्य रूप से अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ठोस व ई अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण। तो मोटे तौर पर हम 8-9 प्रकार के प्रदूषणों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो आइए अब विस्तार पूर्वक फटाफट से एक एक करके सभी प्रदूषकों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। तो अब आया दोस्तों आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को समझने से पहले आप ये समझिए कि वायु प्रदूषण दोस्तों आज के आधुनिक समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या बना हुआ है, जो मानव के स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लगातार एयर पोल्यूशन हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि एयर पोल्यूशन इसलिए चैलेंज बना हुआ है कि मानव जो ऑक्सीजन है उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो बातचीत की जाती है वो एयर पोल्यूशन की ही बात की जाती है। आप कई बार दिल्ली के आसपास घने कोहरे के बादल देखते हैं, जिसमें आप हरियाणा और पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जब अपने खेतों में धान की पराली जलाते हैं तो उसके जो जो फ्लाई एशेस होते हैं वो दिल्ली में उड़ उड़ कर आते हैं और दिल्ली में एक कृत्रिम बादल आपको दिन में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों वायु जो होती है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त होती है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। इसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी गैसें जिसमें नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी अल्प मात्रा के अंदर वायुमंडल में मौजूद होती हैं, ठीक है। जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो जाए तो आप कह देते हैं कि अब हमारी एयर पोल्यूशन हो गया है, यानी कि हमारी हवा प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन को आपने बहुत अच्छे से अभी तक समझ लिया होगा, ठीक है। हानिकारक गैसें, धूल कण, रसायन और जैविक तत्व अत्यधिक मात्रा में मिल जाए तो क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो चुका है। अच्छा, वायु प्रदूषण के कारण क्या है मुख्य रूप से थोड़ा सा समझ लीजिए और इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आपको दिखेंगे। इस पाई चार्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है वो 45% किसको मिल रहा है? इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, ठीक है। 45% किसको मिल रहा है? इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। 45% वेस्ट को 70% हिस्सा मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है वो 14% जो है एयर को पोल्यूट करता है, कुल एयर पोल्यूशन को, ठीक है। डीजल जनरेटर्स जो हमारे होते हैं वो 9% टोटल सोर्सेज होते हैं और इंडस्ट्रीज 8% और हमारा जो दोस्तों सॉरी डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन 8% और हमारा जो डोमेस्टिक कुकिंग से होता है वो 7% एयर पोल्यूशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन के सोर्स को आप आई थिंक समझ चुके होंगे। ये विकिपीडिया का बड़ा ही ऑथेंटिक डेटा है, आप इस डेटा का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वायु प्रदूषण के कारणों में हम मानवीय और प्राकृतिक मुख्य रूप से 2 सोर्स मानते हैं। मानवीय प्रदूषकों में यहाँ पर आपको दिख गया होगा
औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कृषि अपशिष्ट का जलाना, निर्माण कार्य और वायु प्रदूषण के ये सब मुख्य स्रोत के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एयर पोल्यूशन के कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जिनमें हम ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी आंधियां, जंगलों में लगने वाली आग और परागकण को भी प्राकृतिक प्रदूषण जो वायु प्रदूषण के होते हैं उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण आपने समझा। आप समझिए कि वायु प्रदूषण हमें प्रभावित कैसे करता है। तो 3 स्तरों पर, पहला तो हमारे स्वास्थ्य को सीधे इंपैक्ट करेगा। तो वायु पोल्यूशन से आपको फेफड़ों की बीमारियां हो जाएंगी, अस्थमा होगा, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। आर्थिक प्रभावों में कृषि उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ जाएगा, श्रम उत्पादकता में कमी हो जाएगी। ये वायु प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव है। और पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है वायु प्रदूषण का? तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। ओजोन परत जो हमारी समताप मंडल में है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, उसका जो है ह्रास होगा, उसका क्षय होगा। और साथ ही जलवायु परिवर्तन नाम की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने एयर पोल्यूशन से उपस्थित होती है। और जैव विविधता में क्या होता है? ह्रास होता है, कमी होता है। तो आई होप आपको वायु प्रदूषण के बड़े ही व्यापक तरीके से जो प्रभाव है वो समझ में आए होंगे। दोस्तों, वायु प्रदूषण को समझते हुए हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है एसपीएम, यानी कि निलंबित कणकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होते हैं इसको समझते चलिए, क्योंकि ये सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये क्या है? एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये ठोस या तरल कण होंगे दोस्तों, जो वायुमंडल में हवा के साथ निलंबित रहते हैं। ये कण प्राकृतिक स्रोतों, जिनमें आप ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी आंधी, समुद्री लवण और मानव जनित सोर्सेस यानी कि वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां या निर्माण कार्यों से ये उत्पन्न होंगे। एसपीएम ध्यान रखिएगा। और एसपीएम का जो आकार होगा PM10, जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होगा, ये मानव के श्वसन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, दूसरा होता है PM2.5। इन सब चीज की बात ज्यादा होती है। आप जानते हैं PM10 मोटे कण होते हैं, तो PM2.5 क्या होंगे? सूक्ष्म कण होंगे। इनका व्यास कितना होगा? तो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम के ये कण होते हैं, जो कि रक्त के प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और हृदय और फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। निलंबित जो कणकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो वायु प्रदूषण का एक बहुत प्रमुख घटकों में कंसीडर किए जाते हैं और श्वसन व हृदय रोगों के लिए ये सीधे जिम्मेदार होते हैं। इनके कंट्रोल के लिए स्वच्छ ऊर्जा, हरियाली बढ़ाने और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने जैसे उपाय कणकीय पदार्थों के जो है कंट्रोल में अपनाए जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों निलंबित कणकीय पदार्थ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब स्क्रीन पर एक सारणी के माध्यम से प्रस्तुत है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख गैसें और उन गैसों का नाम, उनका प्रमुख स्रोत, मानव पर, पर्यावरण पर उनका प्रभाव और उन्हें कंट्रोल करने के उपाय यहाँ पर शामिल हैं। इसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी X और मीथेन को शामिल किया है। साथ ही O3 जो कि ट्रोपोस्फियर में होती है, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और बेंजीन को शामिल किया है। दोस्तों, ये सभी गैसें वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार होती हैं और इस सारणी को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारणी है। इस सारणी से आपको एग्जाम के अंदर सीधे सवाल देखने को मिलेंगे। अब आप समझ लीजिए आपको पढ़ना कैसे है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस का नाम है, जिसका उत्सर्जन दोस्तों वाहन से होता है, औद्योगिक क्रियाओं से होता है। लकड़ी व कोयला जब आधा जला हो तो कार्बन जो है मोनोऑक्साइड निकलती है। इसका प्रभाव क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है मानव के, वो बाधित होती है। सिरदर्द होता है, चक्कर आता है और हृदय रोग होने के चांसेस इस गैस के होते हैं। आप समझ लीजिए कि वायुमंडल में अगर CO होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो मानव को कितना बुरी तरह से प्रभावित करेगी। और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? तो दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर आप लगा दीजिए, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कीजिए, सार्वजनिक परिवहन को आप बढ़ावा दीजिए, प्राइवेट व्हीकल्स को हतोत्साहित कीजिए, उन्हें न लेकर के चलिए। आप हमेशा बसेस या टैक्सीज का इस्तेमाल करें, शेयरिंग ऑटोस का इस्तेमाल करें। अपने अकेले के लिए हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड न छोड़ें। ठीक है।
उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2, जीवाश्म ईंधन के जलने और औद्योगिक उत्सर्जन तथा वनों की कटाई से मुख्य रूप से स्रावित मतलब उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रभाव इसका क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए सीधे जिम्मेदार है। महासागरों में अम्लीकरण के लिए भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। इसके नियंत्रण के लिए आप नवीकरणीय ऊर्जा को जो है कि पर डिपेंड हो सकते हैं, वृक्षारोपण अपना सकते हैं, ऊर्जा दक्षता में आप सुधार करके कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप सारणी में सभी गैसेस को पढ़ करके उनके प्रमुख स्रोत, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय को समझ करके आगे बढ़ चलिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं वायु प्रदूषण जो हुआ, ठीक है, एयर पोल्यूशन जो होता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में समझते हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है महत्व रखती हैं वायु प्रदूषण वाला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके अंदर। दोस्तों इसी कड़ी में भोपाल गैस त्रासदी आप सबको याद है, 3 दिसंबर 1984 की वो रात जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर, जहां पर एक कीटनाशक है मिथाइल आइसोसाइनेट, उस गैस का रिसाव होता है और बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं और उस पूरे क्षेत्र के अंदर इस गैस रिसाव की घटना से बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित होता है। इसीलिए दोस्तों इस दुर्घटना को इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के अंदर आप मुख्य रूप से 2-3 बातों को अच्छे से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या किन किन चीजों को आप मुख्य रूप से याद रखना है, तो दोस्तों ये फैक्ट्री किस चीज की थी, ठीक है, जो ये फैक्ट्री थी किस चीज की थी, तो दोस्तों यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। कीटनाशक संयंत्र था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र बनता है वो बनता है CH3, ठीक है, CH3NCO, ठीक है, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ये मुख्य रूप से दोस्तों एक रंगहीन, आंसू उत्प्रेरक और ज्वलनशील गैस होती है जो कि एक विषैली गैस होती है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन के लिए दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों जो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई उसके कारण इस घटना की कुछ ही घंटों के अंदर हजारों लोग कालग्रस्त हो गए थे और इस गैस ने दोस्तों पेयजल, मिट्टी, तालाबों तथा जलाशयों के जल को इस लेवल पे प्रदूषित कर दिया कि गर्भस्थ शिशु, नवजातों और जो गर्भवती महिलाएं हैं और वृद्ध हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से इस घटना ने प्रभावित किया। तो भोपाल गैस त्रासदी को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या है, ठीक है, ये बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण टर्म है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए आपको ये वाला जो है कि चित्र देखते रहना है। अम्ल वर्षा के सोर्सेस क्या हैं आप ध्यान में रखिएगा। अम्ल वर्षा कब होगी, तो जब वातावरण के अंदर दोस्तों जो सल्फर मौजूद होती है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें जलवाष्प के साथ क्या करेंगी, क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, तो अम्लीय गैस, अम्लीय वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये अम्लीय यौगिक बारिश, कोहरे या हिम के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे दोस्तों अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा दोस्तों जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को बहुत बुरे तरह से प्रभावित करती है। साथ ही साथ इससे इमारत और स्मारकों को भी बहुत नुकसान होता है। मृदा का जैविक और रासायनिक गुण अम्ल वर्षा द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो आप कृषि प्रभावित हुई, ध्यान रखेंगे। अम्ल वर्षा पेड़ों और झाड़ों को भी कई तरीके से प्रभावित करती है जिनके परिणाम स्वरूप पेड़ पौधों की वृद्धि भी जो है वो प्रभावित हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ठीक है, आपसे कई बार एग्जाम के अंदर एसिड रेन से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण घटना है हीट आइलैंड्स की। हीट आइलैंड आपको समझने चाहिए, आधुनिक जीवन में ये एक महत्वपूर्ण टर्म है हीट आइलैंड। ठीक है, हीट आइलैंड को आइए थोड़ा सा दोस्तों इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस चित्र के अंदर 2 एरियाज लोकेटेड हैं, पहला है रूरल एरिया और दूसरा है सिटी वाला एरिया। सिटी वाले एरिया के अंदर देखेंगे टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हॉटर रहेगा रूरल वाले एरियाज से। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर कंटेंट पढ़ते चलेंगे, चीजें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो दोस्तों ऊष्मा द्वीप क्या है, हीट आइलैंड क्या है? तो वह प्रभाव है जिससे किसी क्षेत्र विशेष कर शहरी इलाकों का जो तापमान है वो आसपास के ग्रामीण इलाकों के तापमान से जो है क्या होता है, अधिक हो जाएगा। शहर का तापमान अधिक हो जाएगा, आसपास के ग्रामीण इलाकों का तापमान कम हो जाएगा, तो इसे जो है कि हीट आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो शहर क्या बन रहे हैं, धीरे धीरे शहर जो है हीट आइलैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं गर्मियों के मौसम में। इसका मुख्य कारण दोस्तों क्या है? मानव जनित गतिविधियां, जिनमें कंक्रीट और डामर की सड़कों का विस्तार, गाड़ियों और कारखानों से उत्सर्जित ऊष्मा तथा वृक्षों की कटाई जो है हीट आइलैंड के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों ये सभी कारक क्या है, सूर्य की ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित कर तापमान को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये प्रभाव दोस्तों न केवल स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है बल्कि ऊर्जा खपत बढ़ाने और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करने में भी जो हीट आइलैंड इफेक्ट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे दोस्तों इसे कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ग्रीन बेल्ट को बढ़ाइए, आप सतहों को परावर्तक बनाइए, ठीक है, जिससे कि जो एल्बिडो हो आपका सही से कंप्लीट हो, ऊष्मा की जो मात्रा है सही से परावर्तित हो सके। अब ऊष्मा की मात्रा परावर्तन और एल्बिडो क्या है? तो एल्बिडो वो होता है दोस्तों जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका कुछ हिस्सा धरती से सूर्य की तरफ लौट जाता है, उसे हम एल्बिडो कहते हैं सामान्य भाषा में। इसको बस इतना ही समझिए। ठीक है, अब दोस्तों हीट आइलैंड की प्रोफाइल को यहाँ पर देखते चलिए। ठीक है, ये किस तरह से रूरल एरियाज में, सिटीज के अंदर किस तरह से हीट आइलैंड्स की जो स्थिति है धीरे धीरे बहुत ज्यादा हैक्टिक, खतरनाक होती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों हीट आइलैंड आपने समझ लिया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, हीट आइलैंड। अब थोड़ा सा आप एरोसोल समझिए। ठीक है, एरोसोल भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। एरोसोल क्या है? तो दोस्तों ये सूक्ष्म ठोस और तरल कण होते हैं जो कि वायुमंडल में हवा के साथ निलंबित रहते हैं। ये प्राकृतिक स्रोतों जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री लवण, जंगल की आग और मानव जनित स्रोत जिनमें आप वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, परफ्यूम स्प्रे कह सकते हैं, यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो आप समझिए कि एरोसोल मानव जनित गतिविधियों और प्राकृतिक गतिविधियों दोनों से जो है हवा में जनरेट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये 1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका आकार 1 से लेके 10 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, 10 माइक्रोन तक ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरोसोल का आपका टर्म। दोस्तों एरोसोल का प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ता है यहाँ पर समझते चलिए। तो वायु की गुणवत्ता पर एरोसोल का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ाएंगे जिनमें श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो अधिक हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण है, तो जलवायु परिवर्तन को कैसे इफेक्ट करेंगे? कुछ एरोसोल दोस्तों सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर तापमान घटाते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन जैसे कण इसे अवशोषित कर तापमान जो है बढ़ाते हैं। तो इस वजह से एरोसोल जलवायु परिवर्तन के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन युक्त एरोसोल दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण बन जाते हैं। आपने अम्लीय वर्षा को समझा। ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन उसमें किस तरह से मुख्य भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जल और मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है अम्लीय वर्षा, ये हमने पढ़ा। ग्लेशियर्स को प्रभावित करता है एरोसोल। तो जो दोस्तों ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों पर जमकर उनकी पिघलने की गति को क्या करता है, तेज कर देता है। ये एरोसोल से ब्लैक कार्बन जाएगा और ग्लेशियर्स पर जो है जो जमी हुई बर्फ है उस पर पड़ेगा, तो ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो आइलैंड के जो क्षेत्र हैं वहां पर, वहां का जो इकोसिस्टम है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ओजोन परत का भी क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है एरोसोल। तो दोस्तों सीएफसी युक्त जो एरोसोल होते हैं वो ओजोन परत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे परावैंगनी किरणों का खतरा जो है पृथ्वी पर लगातार बढ़ता रहता है। तो आई होप आपको एरोसोल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए थोड़ा सा हम एक नई टर्म लेते हैं, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा। इसको आप फोटोकेमिकल स्मॉग बोल सकते हैं। स्मॉग दोस्तों, ठीक है, कैसा स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, कोहरा, स्मॉग। ठीक है, शब्द फॉग और स्मॉग से मिलकर बनेगा। ठीक है, फॉग, ठीक है, फॉग प्लस क्या, स्मॉग। ठीक है, इससे मिलकर बनेगा आपका प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ये क्या है? वायु प्रदूषण का प्रकार है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ठीक है, NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOC, यहाँ पर आप देख रहे हैं VOC के बीच क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर इनके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बीच जब अभिक्रिया होगी तो जो है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा की स्थिति उत्पन्न होगी। ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, जहां पर वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों की जो है क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, ये इनके मुख्य घटक यहाँ पर आपने जो है कि गैसेस को देखा, जिसमें आप ओजोन O3 सेकेंडरी गैसेस के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ओजोन O3 निचले वायुमंडल में हानिकारक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है कि ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन होती है। ठीक है, दूसरा पैरोक्सी टाइल नाइट्रेट यानी कि पैंस जो होते हैं वो आंखों और फेफड़ों में जलन उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। और दोस्तों आपको समझना चाहिए कि जो आपका प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है वो आपको किस तरह से प्रभावित करता है। तो फेफड़ों की बीमारियां हो जाएंगी, अस्थमा, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा, कृषि उत्पादकता को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बुरे तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, तो आई होप आप प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको समझना चाहिए फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक महत्वपूर्ण टर्म है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो आप उसमें ये टर्म जरूर देखेंगे। फ्लाई ऐश क्या है? तो दोस्तों एक सूक्ष्म पाउडर होता है, महीन चूर्ण है, ठीक है, जो कि वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है और इसका उत्सर्जन दोस्तों कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के जलने से उत्पन्न होता है। तो इसको तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये फ्लाई ऐश उपयोगी भी होता है। तो फ्लाई ऐश के अंदर पहले जो चीजें शामिल होती हैं, जो सामग्री शामिल होती है उसको समझिए। तो इसमें सिलिका होती है, एल्यूमिना होती है, आयरन का ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके अंदर ये सब शामिल होते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट्स की कहां से निकलता है? चिमनियों की राख होती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की जो चिमनियां होती हैं उन्हीं से निकलने वाली राख होती है। ठीक है, इसी को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। क्योंकि ये हमारे लिए कैसी होती हैं? बहुत उपयोगी होती हैं। किन किन चीजों में इनका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीमेंट और कंक्रीट के उत्पादन में आप फ्लाई ऐश को मिक्स कर देते हैं। ईंट और टाइल्स बनाने में इसका उपयोग होता है। सड़क निर्माण और लैंडफिल में यूज होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, सड़क बनाने में भी जो है कि दोस्तों फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? तो जल और वायु प्रदूषण का कारण बनेगा। उचित निस्तारण अगर आप नहीं करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता जो है, ठीक है, उचित निस्तारण अगर आप इसका करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाएगी। तो मुख्य रूप से हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है कि लाभदायक भी होता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है हमारा भारत सरकार का, उसने 2009 में एक अधिसूचना जारी की और उसने सभी निर्माण परियोजनाओं, सड़कों के तटबंधों और ताप विद्युत संयंत्रों की 100 किलोमीटर की परिधि के अंदर भूमि भराव के कार्यों के लिए फ्लाई ऐश का जो उपयोग है इसका क्या किया दोस्तों? अनिवार्य कर दिया। अब जो है फ्लाई ऐश अनिवार्य रूप से निर्माण कार्यों में दवा के यूज जो है होता है। ठीक है दोस्तों, आप फ्लाई ऐश को बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, क्योंकि ये सब टर्म्स जो है बहुत आधुनिक टर्म है प्रदूषण के, और ये एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। फ्लाई ऐश को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा आप समझिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति में होती है। आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहरों की एयर क्वालिटी जब इंडेक्स आप मापते हैं तो बहुत ज्यादा जो है कि पुअर स्थिति में देखने को मिलता है। एयर क्वालिटी एक इंडेक्स होती है। ठीक है, ये एक संख्यात्मक पैमाना है। इसका उपयोग प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर वायु की गुणवत्ता मापने, संप्रेषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जो है कि स्थापित किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। इसको हम AQI भी बोलते हैं। ठीक है, इस AQI की कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां। ठीक है, गुड अच्छा, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, ठीक है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, ठीक है, खराब पुअर स्थिति,
बहुत ज्यादा खराब, वेरी पुअर, सर्वर, ये क्या है कि गंभीर स्थिति, सीवियर, सीवियर कंडीशन, सर्वर हमने पढ़ लिया सीवियर कंडीशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। AQI 8 प्रदूषकों पर विचार करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कि मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों का अध्ययन करके किसी जगह की एयर की क्वालिटी को बताता है। वो कौन कौन से प्रदूषक होते हैं? PM10 होता है, PM2.5 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओजोन होती है यानी कि O3। आप ओजोन से हमेशा समझिएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जो है कि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की बात किया जा रहा है। अमोनिया, सीसा, इन सभी 8 कणों का अध्ययन करके हम किसी भी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को बताते हैं, ठीक है। AQI का जो पैमाना है वो क्या है? 0 से 500 तक होता है। इससे जो अधिक मान जो होता है वो खराब वायु गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, अधिक स्वस्थ जोखिम का संकेत देता है। स्वास्थ्य का अधिक जोखिम होता है अगर एयर क्वालिटी आपकी 500 से ऊपर चली जाए, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, किस किस कणों को यहाँ पे मुख्य रूप से 8 कणों का अध्ययन करके आपके शहर की एयर क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने शहर की एयर क्वालिटी जरूर चेक कीजिएगा, AQI क्या है उसको इंटरनेट पर जरूर देखिएगा। दोस्तों, AQI समझने के बाद अब आप समझिए पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अब आप समझिए कि भारत में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार चुप तो बैठी नहीं होगी, कुछ पहले चलाई होंगी, कुछ उन्होंने सरकारी योजनाएं बनाई होंगी। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? हमारा भारत का जो CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। एक उत्तरदायी संस्था है सभी प्रदूषकों के लिए, ठीक है। साथ ही भारत सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और सफर पोर्टल, जो कि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ये जो है वायु गुणवत्ता बताने का काम करता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए हमने नया आयोग बनाया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हमने मुख्य रूप से दिल्ली के लिए बनाया है। हमारे देश का जो कैपिटल रीजन है वो काफी ज्यादा उस वहां की वायु गुणवत्ता काफी खराब है, तो इसलिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हमने मुख्य रूप से दिल्ली के लिए बना रखा है। BS6 वाहनों का यूज हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ वाहनों का एक स्टैंडर्ड होता है जो कि जो है कार्बन एमिशन से संबंधित होता है, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित। ये जो है दोस्तों अपने यहाँ BS4 लागू था, ठीक है। क्या था? BS4 था, हाँ, भारत स्टेज 4। लेकिन भारत स्टेज 5 हमने नहीं लाया, भारत स्टेज 6 डायरेक्ट लाए। तो अब हमारे यहाँ के जो वाहन होते हैं वो BS6 वाले वाहन होते हैं। साथ ही हमने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना जो है भी बनाई है, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तो दोस्तों ये हुई राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की कुछ पहलें। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, उसने भी दोस्तों वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 4 स्तंभ रणनीति बनाई है। ये कौन सी है? तो दोस्तों WHO ने 2015 में ये रणनीति बनाई। कौन कौन सी 4 रणनीति है आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये रणनीति है दोस्तों ज्ञान आधार का विस्तार, निगरानी और रिपोर्टिंग, वैश्विक नेतृत्व और समन्वय, संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण। ये 4 जो है कि WHO की स्तंभ रणनीति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे मेंस के एग्जाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित कोई क्वेश्चन लिखने, ठीक है। अच्छा, वायु प्रदूषण को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो वाहनों पर नियंत्रण लगाइए, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन को आप बढ़ावा दीजिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कीजिए, जैसे कि EVs का उपयोग हो रहा है, कार पूलिंग को प्रोत्साहन कीजिए। उसी तरह से उद्योगों पर कंट्रोल लाइए, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है उसको नियंत्रित करने के लिए आप फिल्टर लगाइए, आधुनिक तकनीकों का यूज कीजिए, हरित क्षेत्र को आप बढ़ाइए, ठीक है, ग्रीन कवरेज को बढ़ाइए, ठीक है, ग्रीन बेल्ट को विकसित करिए। आप जानते हैं कि जब किसी बड़ी नेशनल हाईवे के जब साइड में देखते हैं, दोनों साइड में वृक्ष लगे होते हैं, ये दो चीजों के लिए लगे होते हैं। इन्हें हम ग्रीन मफलर, एक शब्द होता है, टर्म होता है, एनवायरमेंट में यूज किया जाता है, ग्रीन मफलर के रूप में, जो है कि हाईवे के किनारे लगे पेड़ों को आप ग्रीन मफलर कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से 2 तरह के प्रदूषकों से बचाता है। पहला है हमारा वायु प्रदूषण, ठीक है, वहां से जो सूक्ष्म कण SPM वगैरह उड़कर आते हैं हाईवे से, उसे जो है कि वन कंट्रोल कर लेते हैं और आबादी के क्षेत्र की तरफ नहीं आते। और दूसरा हमारे लिए जो है कि ध्वनि को भी वन ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आबादी के क्षेत्र की तरफ हाईवे की बहुत ज्यादा ध्वनि नहीं आती है। तो इसलिए ग्रीन बेल्ट तो हाईवे के साइड में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा को अपनाइए आप, कोयला और डीजल
जैसे जो जीवाश्म ईंधन वाले स्रोत हैं उनके बजाय आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी का अधिक उपयोग कीजिए, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कीजिए। ठीक है, प्रदूषण निगरानी और जागरूकता कार्यक्रम चलाइए जिससे लोगों को समझ में आए कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये हमारे स्वास्थ्य को और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो हमारा वायु प्रदूषण है उसे कंप्लीट कर लिया है। वायु प्रदूषण थोड़ा सा ज्यादा लंबा चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि वायु प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है और वायु हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जीवन है। तो हमने अपने जीवन को जो है कि बचाए रखने के लिए वायु पोल्यूशन पर बात ज्यादा करना महत्वपूर्ण समझा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण हो गया। अब आप एक एक करके आप वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो वाटर पोल्यूशन में आप जानते हैं कि जल प्रदूषण का अर्थ होता है कि जब जल स्रोत, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो या समुद्र हो, वो हानिकारक पदार्थों का जब इनमें मिल जाना होता है, इससे क्या होता है, जल की गुणवत्ता निगेटिवली इंपैक्ट करती है। ठीक है, इससे यह पीने, कृषि या अन्य कार्यों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जल हमारा क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि जल प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, जल प्रदूषण का जो सोर्स है वो कहां-कहां से होता है, ये यहाँ पर पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है। सबसे अधिक आप देखिएगा 41% डंपिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के डंपिंग से हमारा जल प्रदूषण जो है कि 41% योगदान देती है इंडस्ट्रीज की डंपिंग। 29% हैवी मेटल फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड से जो जल प्रदूषण होता है वो 29% योगदान देता है। उसके बाद हम देखेंगे 13% वाले को, जिसमें वाटर एंड वाटर बेस्ड और सीवेज प्लांट जो होते हैं, सीवेज जो सिस्टम होता है वहां से हमारा जल प्रदूषित होता है। 11% लीकेजेस को मिलता है और 6% योगदान एनिमल वेस्ट करता है। जल प्रदूषण के कारण आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख दिया है। कृषि अपशिष्ट से जल प्रदूषित होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से, प्लास्टिक कचरे से, घरेलू कचरे से और तेल रिसाव से जो है जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है। आई होप आपको जल प्रदूषण के जो कारण है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, जल प्रदूषण को आप समझ गए होंगे। तो अब आइए जल प्रदूषण के जो प्रभाव है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जल प्रदूषण का जो प्रभाव है दोस्तों, वो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आप अगर आपका जल प्रदूषित होगा तो आपको हैजा, टाइफाइड या डायरिया जैसी बीमारियां जो है गंभीर रूप से होने की जो है संभावना होती है। उसके बाद आपके जलीय जीवों पर मुख्य रूप से इफेक्ट पड़ता ही है जल प्रदूषण का। इसमें क्या होता है, प्रदूषित जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसमें कमी आती है, मछलियां मरती हैं और जीव क्या होते हैं, अन्य जीव भी मर जाते हैं। आप जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन घुलनशील होती है जिससे ही सांस लेते हैं जलीय जीव जंतु। तो घुली हुई ऑक्सीजन जो जल में होती है वो अगर जल प्रदूषित होता है तो घुली हुई ऑक्सीजन भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है और घुली हुई ऑक्सीजन की कमी आती है। आप पिछली क्लासेस में सुपोषण नाम का एक टर्म आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुपोषण, इसे हम अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें एल्गी ब्लूम वगैरह आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर सुपोषण को समझा करके मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहूंगा। ठीक है, अब आप जल प्रदूषण के प्रभाव में कृषि पर प्रभाव समझिए। दूषित जल से सिंचाई करने पर मिट्टी की उर्वरता में जो है कि गिरावट आती है। साथ ही भूमिगत जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी, जल प्रदूषण से प्रभाव होगा। ठीक है, और यहाँ पर रसायनों और अपशिष्ट के कारण पीने योग्य जल की उपलब्धता क्या होती है, कम हो जाती है। आर्थिक नुकसान होता है, तो क्या है, जल शुद्धिकरण की लागत बढ़ती है जिससे सरकार, आम जनता पर क्या होता है, आर्थिक बोझ जो है काफी बढ़ जाता है। पर्यावरणीय असंतुलन तो होता है जल प्रदूषण से, आप जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, जलवायु परिवर्तन पर भी जो है असर देखने को मिलता है। तो जल प्रदूषण के प्रभाव आप मुख्य रूप से समझ लीजिए। ये पॉइंट्स में इसलिए बताए गए हैं कि आप अगर मुख्य परीक्षा लिखें तो वहां भी आपके लिए जो है बहुत आसान हो इन चीजों को याद करके जाना। अब जल प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उद्योगों का नियमन कीजिए जिसमें कारखानों से निकलने वाले रासायनिक कचरों को जल स्रोतों से दूर बहाइए, जल स्रोतों में ना बहाइए। ठीक है, और बहाइए भी तो सबसे पहले इसे शुद्ध कीजिए, उसके बाद जल स्रोतों में डालिए। ठीक है, गंदे जल का आप शुद्धिकरण कीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, घरेलू और औद्योगिक कचरे को पहले गंदे पानी को क्या करिए, शोधित करिए, कचरा नहीं पानी। ठीक है, प्लास्टिक पर नियंत्रण लगाइए, नदियों और झीलों में आप प्लास्टिक कचरा न फेंके, उनके लिए जो है सरकार को सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नदियां बुरी तरह से कचरा या प्लास्टिक से प्रभावित है, खासकर जो सिटीज के आसपास नदी हैं वे। ठीक है, आप जैविक खेती को बढ़ावा दीजिए। जल प्रदूषण से निपटने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों के लिए अंधाधुंध उपयोग को कम कीजिए। आप बताइए कि विश्व का पहला जैविक खेती को 100% जैविक खेती को अपनाने वाला राज्य कौन सा है?
वो भारत का राज्य है, कौन सा राज्य है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अविवेकपूर्ण दोहन को रोकिए, जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए आप वर्षा जल का संचयन करने और जल का जो रिसाइकिल करने की प्रणाली को आप अपना सकते हैं। जन जागरूकता अभियान को चलाइए कि जल प्रदूषण को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जल प्रदूषण से निपट कैसे सकते हैं। कानूनी उपाय बनाइए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाएं। उल्लंघन करने पर क्या कीजिए, सजा का भी प्रावधान आप कीजिए, जिससे जल प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। तो सजा पर जल प्रदूषण के लिए कानून भी बन चुका है सरकारों द्वारा। तो जल प्रदूषण से संबंधित मुख्य रूप से कानून है जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम, आपका बहुत महत्वपूर्ण है 1974 का, जिसमें सन 2016 में इसमें क्या हुआ, संशोधन भी जो है दोस्तों किया गया। तो आइए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम है आपका, उसे आप थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़िए। फटाफट समझिएगा, क्योंकि ये चीज अगर आपके कंटेंट में शामिल भी है तो आप ये बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो ये अधिनियम 1974 में जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य नदियों, झीलों, तालाबों और भूमिगत जल स्रोतों को औद्योगिक, घरेलू और अन्य स्रोतों से होने वाले प्रदूषण से बचाना है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिन्हें जल प्रदूषण की निगरानी, नियंत्रण और निवारण की क्या की गई, जिम्मेदारी दी गई। इस अधिनियम में जल अपशिष्ट निस्तारण के लिए कठोर प्रावधान किए गए, दोषियों पर जुर्माने और दंड का भी प्रावधान जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में किया गया। यह अधिनियम औद्योगिक इकाइयों को बिना अनुमति जल में अपशिष्ट छोड़ने से रोकता है और जल प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां और दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। इससे क्या होता है, साफ पानी की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में क्या होता है, मदद भी जो है कि मिलती है। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जो है एक कानून है जल प्रदूषण को रोकने के संबंध में। ठीक है, तो जल प्रदूषण आपने समझ लिया। आप थोड़ा सा गंगा एक्शन प्लान वगैरह भी जो है कि आप लोग यहाँ पर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम, ये सब जो है आप इंटरनेट से सर्च करके देख लीजिएगा। देखिए ये सब करंट का टर्म है, इसमें कुछ कुछ बदलाव होता रहता है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। ये वीडियो पूरी तरह से स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक के अंदर अगर हम करंट को मिला देंगे तो ये वीडियो एक समय सीमा में बंध जाएगा। अगर हम 2024 या 25 का करंट डालते हैं तो ये वीडियो आपके 2026 और 27 में जो है कि ये डेटा बदल जाने वाला है, इसलिए हम करंट को इसमें शामिल न करके हम सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पर जो है कि यहाँ पर मुख्य रूप से बातें करते हैं। ठीक है, तो अब जल प्रदूषण के बाद अब थोड़ा सा हम समुद्री प्रदूषण पर जो है कि बात करेंगे। ठीक है, तो समुद्री प्रदूषण को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास जो है हम करते हैं। ठीक है, वैसे आप कहें तो गंगा एक्शन प्लान या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं, लेकिन मैं सोचता हूं कि रहने ही दूं, क्योंकि काफी ज्यादा फिर समय लग जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए हम समुद्री प्रदूषण या ओशियनिक पोल्यूशन पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र पृथ्वी पर विशालतम जलीय निकाय होता है। पिछले कुछ दशकों से मानवीय क्रियाओं के कारण समुद्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। मानव द्वारा समुद्र में हानिकारक पदार्थ, जैसे आप जानते हैं कि बीचेस पर जब लोग घूमने जाते हैं तो प्लास्टिक डाल देते हैं। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट हम समुद्र के अंदर बहा रहे हैं। तेल और रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से समुद्र जो है प्रदूषित हुए हैं। ठीक है, तो समुद्री प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है। तो आइए इसको थोड़ा सा एक परिभाषा देते हैं, शब्दों की सीमा में बांटते हैं। तो जब मानव गतिविधियों के कारण समुद्र में हानिकारक पदार्थ, रसायन, प्लास्टिक, तेल, औद्योगिक कचरा, अन्य प्रदूषक तत्व पहुंचते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, समुद्री प्रदूषण या ओशियनिक पोल्यूशन या मरीन पोल्यूशन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रदूषण समुद्री जीवों, जलवायु, जैव विविधता और अंततः मानव समाज पर गंभीर रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। जलीय समुद्री जो प्रदूषण है उसके कारणों पर मैं आपको बात कर लेता हूं। ठीक है, आप को मैंने पहले ही बता दिया कि नदियों और वर्षा जल द्वारा लाया गया सीवेज, ठीक है, सीवेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीवेज, कृषि अपशिष्ट मैंने बताया, कृषि अपशिष्ट, ठीक है, कृषि अपशिष्ट डाल देंगे आप समुद्र के अंदर। प्लास्टिक आप डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं बीचेस पे, जब आप घूमने जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के ऐसे बीचेस पर फेंक देते हैं। ठीक है, ये सब जो है कि कारण होता है। साथ ही समुद्र के अंदर तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का जो है मिश्रण हो जाता है। कभी कभी समुद्री जहाज जब तेल वगैरह लेके जाते हैं तो तेल टैंकर गिर जाने की वजह से तेल अधिप्लावन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तेल अधिप्लावन हो जाता है। ये जलीय प्रदूषण
की भी समस्या है, और समुद्री प्रदूषण क्योंकि समुद्र तो जल ही है, ठीक है। विषाक्त रसायन या भारी धातुएं आप औद्योगिक अपशिष्टों में अपशिष्टों को आप समुद्र में जो है डाल देंगे, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, ठीक है। गहरे सागर या सागर तल में आप खनन अगर करते हैं तो भारी धातुओं का जमाव हो जाता है। इसके कारण उस स्थान पर क्या होता है कि प्रदूषित हो जाता है, और वहां की जो सागरीय इकोसिस्टम होता है वो स्थायी रूप से गंभीर खतरे का शिकार हो जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के अंतर्गत दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है वो भी समुद्री प्रदूषण के लिए काफी हानिकारक होती है, जिसमें क्या होता है अम्ल वर्षा से समुद्री जीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हैं कि सागरीय जल का तापमान बढ़ रहा है, जिससे सागरीय जल की जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। तो कई कारण है, ग्लोबल वार्मिंग, तेल अधिप्लावन, ठीक है, वायु प्रदूषण में अम्ल वर्षा, ये सब आप जो है कि मिला जुला करके आप समुद्री प्रदूषण के कारणों में लिख सकते हैं। अब समुद्री प्रदूषण से प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले आप इसे इरेज कीजिए, ठीक है। समुद्री प्रदूषण का प्रभाव होता है, तो प्रभाव क्या होता है दोस्तों, तेल अधिप्लावन, मैंने बताया, तेल अपलाव आप बोल सकते हैं, ऑयल स्पिल्स, ठीक है। अंग्रेजी का जमाना है तो दोस्तों ऑयल जो है, ठीक है, ऑयल स्पिल्स आप बोलिए, ठीक है, ऑयल स्पिल्स प्रभाव होगा। ऑयल स्पिल्स जब होगा तो सागरीय जीवों का जो गिल्स होता है, फेफड़े होते हैं और पंखे होते हैं, उस पर आवरण बना लेते हैं। उसके कारण जो होता है दोस्तों, श्वसन एवं उनके चलने की गति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और तेल रिसाव एक बहुत बड़ी समस्या है समुद्री प्रदूषण में। इसके कारण सागरीय जीव जो होते हैं, खासकर जो है जो प्रवाल होते हैं, ठीक है, प्रवाल, ठीक है, प्रवाल, इनके छिद्र जो है, कोरल जो होते हैं, उनके छिद्र बंद हो जाने से प्रवाल की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्रवाल की मृत्यु होने से दोस्तों समुद्री जैव विविधता है उसमें जो है संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रवाल भित्तियां जो होती हैं जैव विविधता से बहुत संपन्न होती हैं, ठीक है। समुद्री प्रदूषकों के अपघटन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जब सागर जल में ऑक्सीजन का स्तर गिरेगा इस कारण से, तो वहां के सागरीय जीवों की संख्या में भी जो है गिरावट देखने को मिलती है। समुद्री प्रदूषण के प्रभावों में जो है कि आप जो है इन मुख्य रूप से इन सब चीजों को जिम्मेदार मान सकते हैं, ये प्रभाव जो है पड़ने वाले हैं। समुद्री प्रदूषण को रोकने के आप उपाय समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। समुद्री प्रदूषण को आप रोकेंगे कैसे, तो प्लास्टिक कचरे पर आप कंट्रोल कीजिए भाई, कि प्लास्टिक कचरे को न डाला जाए बीचेस वगैरह पे। जब आप घूमने जाएं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए, जो कि पर्यावरण को भारतीय संविधान के जो है 51A में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर भी शामिल किया गया है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी पर्यावरण को एक हिस्सा दिया गया है कि मानवों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। एक भारतीय संविधान को मानने वाले के होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें। साथ ही तेल रिसाव की घटना को आप रोकिए, ध्यान रखिए कि ये सब चीजें न होने पाए। समुद्री संरक्षण क्षेत्रों को बनाइए, ठीक है, जिससे समुद्री प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके। तो आई होप आप समुद्री प्रदूषण को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए थोड़ा सा हम ध्वनि प्रदूषण पर बात करते हैं। साउंड पोल्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप समझिए कि किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज को आप क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो सामान्य आवाज होती है ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाए तथा सुनने वाले के लिए रुचिकर न हो तो उसे क्या कहेंगे, शोर कहेंगे, ठीक है, नॉइज कहेंगे। और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को क्या कहेंगे आप, ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, वाहनों का शोर, औद्योगिक गतिविधियां, विमान, ठीक है, विमान और रेलवे का शोर, ठीक है। आप जानते हैं विमान जो है कभी कभी हाइपरसोनिक सबसोनिक बूम भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाउड स्पीकर और संगीत के उपकरण भी साउंड पोल्यूशन करते हैं। घरेलू उपकरण जो होते हैं आपका टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, ये सब भी जो है साउंड पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं। निर्माण कार्य जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां भी साउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा ठक ठक फट फट होता रहता है। भीड़ भाड़ वाले या इलाके में, बाजार वाले इलाके में जहाँ जनसंख्या बहुत जो है कि, और जनसंख्या वृद्धि के साथ भी साउंड पोल्यूशन जो है आपका बढ़ता है, ठीक है। तो आप अभी तक साउंड पोल्यूशन को अच्छे से समझ गए होंगे। साउंड पोल्यूशन के प्रभाव हैं, तो साउंड पोल्यूशन से क्या होगा, सबसे पहले तो आप मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। सिरदर्द होगा, अनिद्रा होगी, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और सुनने में की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी ध्वनि प्रदूषण से। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा, आपका दिमाग चिड़चिड़ापन आएगा, ध्यान में कमी आएगी, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप जो है वाइल्ड हो जाएंगे, आक्रामकता आपकी बढ़ेगी। पर्यावरण पर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि पक्षियों और जलीय जीवों के जो संचार है, क्योंकि जैसे हम बातचीत करते हैं उसी तरह से पक्षी और जलीय जीव भी आपस में संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो बाधित होगा और प्रजनन में
एक बाधा उत्पन्न होगी, जिससे उनकी संख्या में क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेंगी। तो ध्वनि प्रदूषण का ये महत्वपूर्ण इफेक्ट है। दोस्तों, कार्य दक्षता में कमी आएगी, ठीक है। वर्किंग जो हमारी कैपेसिटी हो कम होगी। कैसे? अत्यधिक शोर से ध्यान भंग होगा, ठीक है, जिससे कार्य क्षमता हमारी जो है घटेगी, महत्वपूर्ण है, ठीक है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कानूनी उपाय कीजिए, जिसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो 2000 है, उसका सख्ती से पालन कीजिए। तकनीकी उपाय क्या करें? आप ध्वनि अवरोधक दीवारें बनाइए, साइलेंसर युक्त वाहन एवं मशीनों का प्रयोग कीजिए। जैसे आप आजकल नए-नए लड़कों को देखते हैं, बुलेट से साइलेंसर निकाल के फट-फट करके पटाखे जैसे निकालते फिरते हैं, तो उसमें कहिए कि भैया साइलेंसर अपना लगा लो यार, क्यों फालतू में जो है कि साउंड पोल्यूशन कर रहे हो, नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। प्राकृतिक उपाय अपनाइए, आप वृक्षारोपण कीजिए, जो कि मैंने बताया कि हाईवे के आस-पास ग्रीन बेल्ट बनाइए, ठीक है, ग्रीन मफलर बनाइए। पेड़ ध्वनि को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। व्यक्तिगत जागरूकता अभियान चलाइए, जिसमें बार-बार हॉर्न ना बजाइए। लाउड स्पीकर का कम प्रयोग कीजिए, ठीक है। जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर के कई बार टीवी एक्टर और सिंगर हमारे सोनू सूद जी कई बार अज़ान के लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन हाँ, पॉल्यूशन तो क्रिएट ये सब चीज़ें करती हैं, वो चाहे अज़ान हो और चाहे मंदिर के बहुत तेज़ आवाज़ों में बजाए जाने वाले मंत्र हो, साउंड पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एरिया वाइज़ देखिए कि ध्वनि को आप डेसिबल में मापते हैं, तो आप देखिए कि किस एरिया में दिन के और रात के समय कितने जो है डेसिबल की ध्वनि अलाउड है। इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो 75 डेसिबल ध्वनि दिन में होनी चाहिए और 70 डेसिबल रात में, यानी कि रात में दिन की अपेक्षा ध्वनि का डेसिबल कम होना चाहिए। कमर्शियल एरियाज के अंदर 65 डेसिबल होना चाहिए दिन में, 55 डेसिबल रात में, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में। साइलेंस जोन के अंदर होना चाहिए 50 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल नाइट के अंदर। ये प्रीलिम्स का एक फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, प्रीलिम्स का फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि ध्वनि प्रदूषण के अंदर। ध्वनि प्रदूषण के बाद महत्वपूर्ण है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी कि आप रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है कि देखें, महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, इसको समझने से पहले आप जो है कि पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडिएशंस को समझिए। आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को जिन्होंने बढ़ाया, चाहे वो जापान के फुकुशिमा में हुई घटना हो या रूस के चेरनोबिल, जो कि वर्तमान में इस समय यूक्रेन में चेरनोबिल स्थित है, ठीक है। वहां पर जब रेडियो एक्टिव एमिशन हुआ, वहां की वायु जो है कि बुरी तरह से वायु में रेडियो एक्टिव पदार्थ गए और वहां के आसपास के वातावरण को प्रभावित किया, जिसमें मुख्य रूप से मानवीय स्वास्थ्य को गंभीर रूप से जो है प्रभावित किया। तो इन्हें एक आपदा का रूप दिया गया और ये दोनों आपदाएं आपका ध्यान आकर्षण करती हैं नाभिकीय प्रदूषण के की तरफ, ठीक है। विकिरण दोस्तों ऊर्जा का एक रूप होता है। विकसित होते रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाइड्स जो होते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली विकिरण जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। विकिरण को आप दो समूहों में बांटते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो ये जो है कि थोड़ा सा आप लोग सर्च कीजिएगा आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, उसके बाद जो है समझिएगा। फिलहाल हम जो है यहाँ पर रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होते हैं उनके स्रोतों पर बात करेंगे। यहाँ आप समझिए कि प्रदूषण अत्यधिक हानिकारक होता है, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, क्योंकि दोस्तों ये रेडिएशंस जो होते हैं वो लंबे समय तक आपके वायुमंडल में सक्रिय होते हैं, जिससे जीवों पर गंभीर प्रभाव जो है वो पड़ता है, ठीक है। अब रेडियोधर्मी प्रदूषकों के स्रोत आप समझिए। प्राकृतिक स्रोत को जब आप समझेंगे, देखेंगे पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें रेडान गैस और पोटेशियम 40 मौजूद होती है, ठीक है। कहाँ? पृथ्वी की सतह पर, क्या? मिट्टी में रेडान गैस और पोटेशियम 40 ये सब मौजूद होता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत है रेडियोधर्मी प्रदूषण। दूसरा समझिए चिकित्सा और औद्योगिक अपशिष्ट। इसमें रेडियोथेरेपी, एक्सरे, औद्योगिक रेडियोधर्मी उपकरणों से जो है कि उत्पन्न होता है, ठीक है, रेडिएशंस। उसके बाद परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जो है कि भारी मात्रा में आपको रेडिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रेडियोधर्मी कचरे के रिसाव से आप पर्यावरण को प्रभावित होते देखते हैं, जिसमें आपने मुख्य रूप से चेरनोबिल और जापान के फुकुशिमा में जो घटना हुई थी उसका हमने जिक्र किया, ठीक है। परमाणु हथियार परीक्षण की आजकल पूरी दुनिया के देशों में दौड़ लगी हुई है, जैसे आज ही परमाणु युद्ध करना है,
ठीक है। और परमाणु युद्ध की विभीषिका से नागासाकी और हिरोशिमा में जब हम 1945 में जब इसके विभीषिका को देख चुके हैं, इसके खतरनाक इम्पैक्ट को देख चुके हैं, उसके बावजूद परमाणु हथियारों का जो है हम लगातार परीक्षण करते जा रहे हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों को देखते हैं कि लगातार परमाणु परीक्षण के पीछे पगलाए फिर रहे हैं। और आप भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखिए, इनको भी परमाणु बम बनाना है, ठीक है। तो ये सब जो है कि रेडियोधर्मी पोल्यूशन को जो है बढ़ाते हैं। और खदानों और प्रसंस्करण संयंत्र से भी आप यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी धातुओं की खुदाई और शोधन से जो है विकिरण फैलता है। आप जानते हैं कि थोरियम मोनाजाइट बालू के बहुत बड़े भंडार भारत के केरल में पाए जाते हैं, और यहाँ से थोरियम की जब हम खुदाई करते हैं तो वहां से भी रेडिएशन फैलने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको समझना चाहिए कि रेडियोधर्मी पोल्यूशन का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है, आप जानते हैं। और इस प्रभाव को समझिए दो भागों में। पहला, एक तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा रेडियोधर्मी प्रदूषण का, और दूसरा जो है पर्यावरण पर। स्वास्थ्य पर आपको कैंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया और अन्य आनुवंशिक बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। हड्डियों और तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का, और जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, वो बेहद कमजोर हो जाती है रेडियोधर्मी प्रदूषण के यदि आप प्रभाव में रहते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का, तो जल, मृदा और वायुमंडल में जब रेडिएशन होगा उसका संचय हो जाता है, लंबे समय तक वायु में बना रहता है रेडिएशन, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को जो है दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है। जो हमारी फूड चेन होती है उसमें रेडियोधर्मी तत्वों का प्रवेश से हमारी फूड चेन जो है कि क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के ये प्रभाव हैं, आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, इतनी लंबी क्लासेस के अंदर टीचर को पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मैं पानी पी रहा था, उसके लिए आपसे माफी क्या ही मांगू मैं, ठीक है, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। अभी आपने जल प्रदूषण पढ़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है, उसको आप एडजस्ट कर लिया करिए। अब आइए नियंत्रण और कंट्रोल रोकथाम के उपाय समझते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के। तो आप रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान कीजिए, इसे भूमिगत या विशेष कंटेनरों में रख दीजिए। सुरक्षा मानकों का पालन कीजिए, जैसे कि परमाणु संयंत्रों और रेडियोधर्मी पदार्थों के संचालन में कड़े सुरक्षा मानकों का जो है उपयोग जो है पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। परमाणु हथियारों पर आप प्रतिबंध लगवाइए। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत परमाणु परीक्षणों पर नियंत्रण आवश्यक होता है, ठीक है। विकिरण निगरानी यानी कि रेडिएशन मॉनिटरिंग कीजिए। संवेदनशील क्षेत्रों में विकिरण स्तर की नियमित तौर पर निगरानी जो है की जानी चाहिए। तो आपको जो है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। अब आइए दूसरे प्रकार के प्रदूषण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा थर्मल प्रदूषण यानी कि ताप प्रदूषण। दोस्तों, ताप प्रदूषण क्या है? ताप प्रदूषण तब होगा जब किसी जल निकाय अथवा वायुमंडल की वायु का तापमान क्या होगा, बढ़ या घट जाएगा, ठीक है। ताप प्रदूषण कब होगा, ठीक है, कब होगा? थर्मल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ड्यू टू अ चेंज in water temperature often caused by human activities like industrial discharges or power plants cooling system, ठीक है, समझ गए होंगे। वायु तापमान की अपेक्षा जल का तापमान सामान्यतः अधिक स्थिर होता है, अतः तापमान में तीव्र और एकाएक जो परिवर्तन के प्रति जलीय जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता। तापमान में मात्र 1% की यदि कमी होती है या वृद्धि होती है तो जलीय जीवों के लिए ये 1% की भी कमी घातक होती है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन क्या है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ताप प्रदूषण कब होगा? जब किसी जल निकाय या वायुमंडल का तापमान बढ़ या घट जाए तो आप थर्मल पोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? तो औद्योगिक कचरा या अपवाह, ठीक है, कारण होता है। इस चित्र को जो है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा थर्मल प्रदूषण के कारण, ठीक है। प्रभाव, ये पूरा इसमें समझ में आ रहा है, कारण और प्रभाव इस चित्र के अंदर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, चित्रों को हम लगाते ही इसलिए हैं जिससे हमें जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद कोयला दहन बिजली संयंत्र से ताप प्रदूषण होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से होगा, ठीक है। मंदक के रूप में हम जब D2O भारी जल का यूज करते हैं, ठीक है। और गर्म जल हम परमाणु संयंत्रों से सीधा जो है जल स्रोत में छोड़ देंगे, ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन उत्पन्न होगा। मृदा अपरदन से भी जो है ताप प्रदूषण होगा। तटीय इलाकों में अगर आप वनोन्मूलन करते हैं तो वो भी आप ताप प्रदूषण का एक कारण मान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में ये सब चीज जो है रखिएगा।
दोस्तों ताप प्रदूषण में के मानवीय कारणों में आप वनोन्मूलन, वाष्प जनरेटरों से गर्म जल को बाहर छोड़ना, धातु प्रगलन संसाधन मिले, पेट्रोलियम स्रोत कारखाने, पेपर मिलें, रसायन संयंत्र आदि शीतलन हेतु जल का प्रयोग करते हैं और अंततः ये पानी गर्म हो जाता है। तो ये ऐसी जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं, ये जल को बाहर छोड़ती हैं, यानी कि किसी जल निकाय में डालती हैं, तो जल का तापमान अधिक बढ़ जाता है, जो कि जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसके सांद्रण जो है घट जाता है, क्योंकि गर्म जल के अंदर ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है। ठीक है, तो ये जलीय पाचतंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभाव क्या होगा तो मैंने बता दिया, घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी, प्रजनन प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ताप प्रदूषण है, थर्मल पोल्यूशन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कि किस तरह से ताप प्रदूषण प्रभावित करता है जलीय पारितंत्र को। ठीक है, ताप परिवर्तन से दोस्तों जलीय निकाय के भीतर जो अन्य जीव स्वरूप होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, दशाएं बदलेंगे। फिर उसके कारण जो है जल निकायों के समस्त जो बायोम होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बायोम बताया था, उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। ताप जो प्रदूषण होता है, मैंने बताया कि जो सुपोषण की प्रक्रिया होती है, सुपोषण जो होता है, जो एल्गल ब्लूम होता है, जिससे घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आती है, उसके लिए भी थर्मल जो पोल्यूशन है वो जिम्मेदार होगा, जल में सुपोषण हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ताप प्रदूषण अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट प्रदूषण को समझते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या है? ठोस अपशिष्ट तो दोस्तों ये वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक या बेकार हो जाते हैं, जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, जैसे डिब्बे, कांच के सामान, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि। ठोस अपशिष्ट की समस्या पूरे विश्व में बहुत गंभीर है। यह समस्या दोस्तों प्रत्येक देश में विद्यमान है, क्योंकि इसके समुचित निस्तारण और डंपिंग की आवश्यकता है। ठोस अपशिष्ट का उत्पादन वास्तव में दोस्तों भौतिकवादी जो समाज है उसकी देन है, यानी कि फेंको, और जो विकसित देशों की एक नीति होती है, चीजों का यूज करो और थ्रो कर दो। यूज एंड थ्रो कल्चर जो है वो ठोस अपशिष्ट को बहुत मात्रा में जो है बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोग और फेंको की संस्कृति जो है सॉलिड वेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो सॉलिड वेस्ट के कारण आप समझिए, खनन से आएगा, औद्योगिक से आएगा, कृषि क्षेत्र से आएगा, मत्स्य उद्योग से आपको सॉलिड वेस्ट मिलेगा, और नगर पालिका का सॉलिड वेस्ट तो आप जानते ही हैं है ही खतरनाक। चिकित्सा क्षेत्रों से भी सॉलिड वेस्ट जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉलिड वेस्ट के साधन क्या है। खनन क्षेत्रों में आप जानते हैं कि मलबे का ढेर लग जाता है, इससे अन्यंत्र डंप करना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों में आप जब देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, खोई जानते हैं, चीनी मिल के अंदर खोई जो गन्ने की होती है। तांबा और एल्युमिनियम उद्योग से जो है निकलता है। रसायन उद्योग से भी जो है अपशिष्ट निकलता है। पेट्रोलियम उद्योग से निकलता है। ठीक है, कृषि के अंदर वहीं अगर बात करें तो कृषि उत्पाद होते हैं, भूसा होती है, फसलों के कट जाने के बाद निकलता है, फसलों की जड़ें होती हैं, तना होता है, गोबर और चारा जो हम पशु होते हैं उसमें जानते ही हैं, ये कृषि क्षेत्र से आएंगे। अगर नगर पालिका के अपशिष्ट पर बात करें तो आप जानते हैं कि नगर पालिका के लोग घरेलू कचरा को, प्लास्टिक के सामान को, अखबार के कागज को, हाँ, कांच के सामान को, वाहनों को, इलेक्ट्रिक कचरा को, इन सभी चीजों को आप जो नगर पालिका का अपशिष्ट है उसमें कंसीडर करेंगे। चिकित्सा के अंदर आप जानते हैं कि रासायनिक और जैविक अपशिष्ट, शरीर के अंग या जानवरों के जो मृत शरीर होते हैं, सब चिकित्सा अपशिष्ट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। मत्स्य उद्योग के अंदर आप अपशिष्ट को देखेंगे तो मछली जो के क्षेत्र का जो कचरा होता है वो भी जो है बहुत जो है अधिक ठोस अपशिष्ट होता है। अब अगर इंडिया के अंदर सॉलिड वेस्ट की आप स्थिति को समझिएगा तो आप देखिए कि सबसे अधिक जो सॉलिड वेस्ट है वो इस मैप के अंदर आप समझिएगा कि कहां से निकलता है। ठीक है, इस मैप को आप आराम से देख लीजिएगा। ओवरऑल इंडिया के अंदर दोस्तों पर डे 119.1 मिलियन टन जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है पर कैपिटा ग्राम पर डे। इतना जो है 119 ग्राम पर डे जो है 119.1 ग्राम, मिलियन नहीं, सॉरी वो गलती हो गई। ठीक है, इतना जो है हम सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। अगर हम जो है कि पीआईबी पर प्रकाशित 2024 के एक सॉलिड वेस्ट पर रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट का एक थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें कहता है, एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, जो हमारा सीपीसीबी है, वो कहता है कि 2021-22 में ऑन एन एवरेज क्वांटिटी रही सॉलिड वेस्ट जनरेशन की इंडिया के अंदर
1,70,338 टीडीपी और जो है कि ये बढ़ी है और पहले क्या थी 91,512। तो आप देख रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट किस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है देश के अंदर। दोस्तों भारत की मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो भारत के 3 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले लगभग 50 बड़े नगर प्रतिदिन जो है दोस्तों 4 लाख टन के आसपास अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। शहरी क्षेत्रों में 1,88,500 टन पर डे के हिसाब से उत्पन्न होता है। औसत रूप से दोस्तों 500 ग्राम पर पर्सन पर डे ठोस अपशिष्ट तो निकालता ही है। और ओवरऑल इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो ये आंकड़ा 119.1 ग्राम पर डे है। तो ये पुराना हो सकता है। अगर आप धीरे-धीरे जो है कि बढ़ते समय के साथ आप पाएंगे कि ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ज्यादा होती जा रही है। भारतीय शहरों में उत्पन्न कचरे में कार्बन तथा जैविक पदार्थ, कंपोस्ट बनाने योग्य पदार्थ, राख और धूल, पत्थर, कोयला, भूसा, सब्जियां, इन सभी आप जानते हैं कि ठोस अपशिष्ट के अंदर शामिल है। 1947 में दोस्तों लगभग 6 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट होता था, सिर्फ 6 मिलियन टन, लेकिन आज देखेंगे तो वहीं 68 मिलियन के आसपास चला गया, यानी कि बहुत ज्यादा जो है कि ठोस अपशिष्ट हम जनरेट करने लगे। देखिए ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए नियम भी हमने बनाया है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। इस नियम के जो प्रमुख हिस्से हैं आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट का ये करंट की रिपोर्ट है, ठीक है, 2024 की। आप कहीं एग्जाम के अंदर जो है इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव आप समझिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं आएंगी, मृदा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, जैव विविधता गंभीर रूप से प्रभावित होती है ठोस अपशिष्ट से। उसी तरह यदि आप सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट करना चाहें, यानी कि ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के लिए आप किन विधियों को अपना सकते हैं, तो आप इन्हें भूमि में निष्पादन करिए, डंपिंग करिए भूमि के बहुत नीचे, ठीक है। जैव अपघटन करिए, यानी कि जैविक कचरे को सड़ाकर खाद में बदलिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता आप बढ़ाइए, ठीक है। अपशिष्ट पृथक्करण कीजिए, ठीक है, सेपरेशन कीजिए, जैसे कचरे को आप 2 कैटेगरी में बांटिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसको अलग अलग करके आप जो है प्रभावी रूप से इसका प्रबंधन कर दीजिए, ठीक है। रिसाइकलिंग को अपनाइए, ठीक है। और ऊर्जा उत्पादन जो है कि कीजिए, इससे जैविक अपशिष्टों का इस्तेमाल करके प्लास्टिक कचरे को जलाकर जैव गैस में बदलकर आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करके ठोस अपशिष्टों से जो है कि नए उत्पाद आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ठोस अपशिष्ट के प्रभाव और ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब ठोस अपशिष्ट के बाद आपके सामने ई वेस्ट यानी कि ई अपशिष्ट भी जो है कि एक मुंह बाय एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ा हुआ है, ठीक है। ई वेस्ट आपको समझना चाहिए। ई वेस्ट का निर्माण दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुपयुक्त एवं बेकार हो जाने से होता है, ठीक है। इनमें अनेक खतरनाक रसायन और भारी धातुएं होती हैं, सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पारा इत्यादि पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो है कि अधिक जिम्मेदार होते हैं। यदि हम बात करेंगे ठोस अपशिष्ट ई वेस्ट के कारणों की, किस कारण से ई वेस्ट जनरेट होता है, तेजी से दोस्तों तकनीकी विकास हो रहा है, ठीक है। नए नए उपकरण और रोज बनते हैं, ठीक है। नए नए उपकरण क्या होते हैं, रोज बनते हैं, तो नए नए उपकरणों की इच्छा भी हमें होती है कि हम इस्तेमाल करें और उसको फेंक दें, वही यूज एंड थ्रो वाली टेक्निक, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं उनका जीवन काल भी छोटा ही होता है, कम ही होता है। मान लीजिए आपने बाजार से एक मोबाइल फोन लिया सैमसंग का, ठीक है, बड़ा जबरदस्त फोन है, आपको लगा कि यार इसमें 70-80 हजार इन्वेस्ट कर दो। कोई सैमसंग का बढ़िया फोन आजकल आया है जिसके साथ एक डंडी भी मिलती है, ठीक है। तो आपने उसको ले लिया। अब आप सोचो कि उस फोन को आप कितने साल यूज करो, सोचो कि कितने साल आप उस फोन को यूज कर सकते हैं। भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इससे अधिक तो मेरे ख्याल से नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और बाद में जब आप उस फोन को फेंकेंगे, आप उस फोन को बेचेंगे नहीं, क्योंकि इतना महंगा फोन नहीं, महंगा सस्ता जनरली लोग फोन वगैरह बेचते नहीं, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में बेचते हैं। या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया आप, तो 4 साल 10 साल से ज्यादा आप उसका यूज नहीं करेंगे, और जब आप फेंकेंगे, आप समझ गए कि अल्प जीवन चक्र होता है, फेंक देते हैं। उपभोक्ता संस्कृति यूज एंड थ्रो मैंने बताया ही, इस कारण ई वेस्ट काफी ज्यादा जनरेट होता है।
तो इंडियाज ई वेस्ट जनरेशन सर्ज बाय 73% इन 5 ईयर, पिछले 5 सालों में 73% जो है इंडिया के अंदर ई वेस्ट जनरेशन हुआ, फ्रॉम 1.01 मिलियन मैट्रिक टन इन 2019-20 टू 1.751 मिलियन टन 2023-24 में, विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन रिमेनिंग अनट्रेडेड। ठीक है, बहुत बड़ा जो है कि ई अपशिष्ट का हिस्सा होता है जो अनट्रेडेड हो जाता है। ठीक, अनट्रीटेड रहता है, उसका हम कहीं प्रभावी प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट को करंट में कहीं भी आप शामिल कर सकते हैं, आज से साल 2 साल बाद भी। ठीक है, और इस वाली सारणी को थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि इंडिया में ई वेस्ट का ग्रोथ कैसे हो रहा है। 2017 में कितना ई वेस्ट हम जनरेट करते थे और 2025 में हम देखिए ये आंकड़ा कितना ज्यादा हो गया है। अब ई वेस्ट का प्रभाव समझिए। तो दोस्तों, औपचारिक निपटान, ई वेस्ट को ठीक से रिसाइकिल न करने मजदूरों को खतरनाक धातुओं के संपर्क में आने का खतरा होता है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, चाहे जैसे फेफड़े या तंत्रिका तंत्र से संबंधित। पर्यावरणीय प्रदूषण जो है, ई वेस्ट में सीसा, पारा, कैडमियम जैसे जहरीले तत्व होते हैं जो मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसमें कैंसर, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र को नुकसान आपके हो सकता है ई वेस्ट से। ठीक है, तो ई वेस्ट का प्रभाव भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, ई वेस्ट का प्रबंधन करने के लिए आप लैंडफिलिंग करिए, ठीक है, दहन करिए, ठीक है, और ई वेस्ट प्रबंधन के लिए नियम 2016 में बनाए गए, उनका इस्तेमाल जो है जरूर करिए। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें ई कचरा नियमों में कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, सीएफएल होता है, तथा पारा वाले अन्य लैंपों और ऐसे उपकरण भी जो है शामिल किए गए ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में एकल प्राधिकार रखता है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के काम में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 राज्य सरकारों को सौंपता है। नियमों के उल्लंघन करने पर ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 में दंड का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आपने ई वेस्ट को अच्छे से समझ लिया। अब आइए हम आपसे बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन पर। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को थोड़ा सा हम समझते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा होना ही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। इससे वन्य जीवों और मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के कारण जो है समझिए, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन होता है, औद्योगिकीकरण भारी पैमाने पर हो रहा है, सार्वजनिक जागरूकता की कमी है, तो प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमने अभी समुद्री प्रदूषण के अंदर बीच वाला उदाहरण दिया कि हम जब बीच पर टहलने जाते हैं, बड़े आराम से चिप्स या कोल्ड ड्रिंक के जो हमारे जो बोतल या पैकेट्स निकलते हैं, वो हम बड़े आराम से ऐसे बीचेस पर डाल के चले आते हैं। हमें लगता है कि डस्टबिन वगैरह में नहीं डालना चाहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो प्लास्टिक प्रदूषण की है वो है एकल यूज प्लास्टिक, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग प्लास्टिक। इसमें आप जानते हैं कि हम नित दिन के कार्यों के लिए झोला लेकर मार्केट नहीं जाते और प्लास्टिक की थैलियां बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बोतल भी इकट्ठा कर लेते हैं। स्ट्रॉ वगैरह हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम मुंह से नहीं पीते हैं डायरेक्ट, ठीक है, हमें पाइप एक माध्यम चाहिए, जो कि यूज एंड थ्रो जो कल्चर है उसका एक हिस्सा है। इससे क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में जब हम एकल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और इन्हें हम रिसाइकिल भी नहीं करते, क्योंकि इनका रिसाइकलिंग बहुत कठिन होता है, इसलिए ये जो है प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अब प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए कितना खतरनाक है, तो 3 स्तरों पर प्रभावित करेगा। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य। प्लास्टिक के जो माइक्रोबियल्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो जल और जो हमारी फूड चेन होती है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जलीय जीव प्रभावित होते हैं इससे। समुद्र में यदि आपने फेंक दिया प्लास्टिक, समुद्री जीवों के लिए क्या होगा, ये घातक सिद्ध हो जाएगा। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। प्लास्टिक का विघटन जो है दोस्तों हजारों वर्षों तक नहीं होता। एक प्लास्टिक की छोटी सी पन्नी हजारों वर्षों तक रह सकती है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय नहीं होती है, ठीक है, जिससे ये भूमि और जल स्रोतों को क्या करती है, दूषित करती है, इनकी गुणवत्ता को गिराती है। ठीक है, आई होप आपको प्लास्टिक प्रदूषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो आप सबसे पहले तो सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन है रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दीजिए। प्लास्टिक के उपयोग में आप कमी कीजिए, ठीक है? सख्त नियम कानून बनाइए, लोग नहीं माने उनको दंड दीजिए, ठीक है? जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी एक छोटे से वर्ग के लिए पूरी मानवता को आप नुकसान में नहीं डाल सकते। जन जागरूकता अभियान पहले ही चलाए जाते हैं, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन इस जो है नियंत्रण उपाय को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए। विभिन्न टीवी चैनल्स और तमाम माध्यम में जो एड्स आते हैं उनको हमें ज्यादा दिखाना चाहिए। जो है प्लास्टिक प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हमें नए नए और अच्छे तरीके से एड्स बनाने चाहिए जो बुलेट की स्पीड से लोगों के मेंटल स्टेटस पर को प्रभावित करें, ठीक है? अब आइए दोस्तों एक सारणी के माध्यम से समझिए। द वर्ल्ड इज फ्लडेड विद प्लास्टिक वेस्ट। इसको देखिए, ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन बाय एप्लीकेशन इन मिलियंस टन। 1980 में हम कितना प्लास्टिक जनरेट करते थे और 2020 के बाद 24 तक हम कितना प्लास्टिक जनरेट करते हैं, आप देखिए। विभिन्न स्रोतों से, पैकेजिंग से हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट से हो, व्हीकल से हो, टेक्सटाइल से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या अदर माध्यम से हम कितना प्लास्टिक जो है जनरेट करते हैं, यहाँ सब जो है इस सारणी के अंदर मेंशन है, आप देख लीजिए। ये सोर्स दोस्तों OECD का है, तो बहुत ऑथेंटिक सोर्स होगा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है? अब दोस्तों हमने बहुत सारे प्रदूषण पर लगभग 8 से 9 प्रकार के प्रदूषणों पर बात की। अब आपका प्रदूषण वाला चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ है। प्रदूषण वाले चैप्टर में कुछ उपचार की विधियां हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। उन्हीं में से एक विधि है जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन, ठीक है? इसको समझिए, ये क्या है? तो इस चित्र के माध्यम से कंटेंट जो है इस चित्र के माध्यम से ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्या है जैव उपचार? ये एक पर्यावरणीय अनुकूल जो है तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों, हम बैक्टीरिया, कवक और वायरस या पादपों का इस्तेमाल करके प्रदूषकों को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं इस जैव उपचार विधि के माध्यम से, ठीक है? ध्यान रहेगा कि जैव उपचार क्या है, ठीक है? कि हम सूक्ष्म जीवों का और पादपों का इस्तेमाल करके प्रदूषकों को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, निष्प्रभावी बना देते हैं, ठीक है? ये प्रक्रिया मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। जैव उपचार का महत्व और प्रकार दोनों समझिए। 2 प्रकार से जैव उपचार अपनाया जा सकता है, एक इन सिटू, दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू जैव उपचार जो होता है स्रोत स्थल पर ही जैव उपचार कीजिए, और एक्स सिटू या तो फिर जो स्रोत स्थल है उससे दूर ले जाकर के उस जो है उसका ट्रीटमेंट आप कीजिए। इसका महत्व क्या है जैव उपचार तकनीक का? ये एक पर्यावरण मित्र तकनीक है, इको फ्रेंडली है, ठीक है? जो हानिकारक रसायनों को उपयोग को कम कर देती है। ये किफायती और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। तेल रिसाव, भारी धातु प्रदूषण, कीटनाशकों और औद्योगिक कचरे को साफ करने में ये तकनीक काफी हद तक सहायक है, ठीक है? और मृदा एवं जल शुद्धि के लिए भी जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन एक काफी प्रभावी तकनीक है। दोस्तों यदि आप जैव उपचार अपनाते हैं तो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में भी सहायक होगा। तो जैव उपचार या बायो रेमेडिएशन महत्वपूर्ण तकनीक है, ठीक है? अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण टर्म और आता है, ऑयल जैपर तकनीक। इस तस्वीर को अच्छे से देखिए, आप समझिए कि बैक्टीरियाज के माध्यम से क्या हो रहा है, ठीक है? तो ऑयल जैपर को समझते हैं। ये दोस्तों एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है, उसी तरह से इको फ्रेंडली। इसका उपयोग जो है ऑयल स्पिल्स में करते हैं, यानी कि तेल रिसाव की घटना जब समुद्र या जलीय तंत्र में हो जाती है तो उसे साफ करने के लिए हम ऑयल जैपर तकनीक का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये विशेष रूप से एक जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल होती है और ये तेल से प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई में सहायक होती है। इसमें एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है जो कि तेल और हाइड्रोकार्बन को तोड़कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सूक्ष्मजीव तेल को प्राकृतिक रूप से विघटित करने की क्षमता रखते हैं जिससे पर्यावरण को क्या होता है, कम नुकसान होता है, ठीक है? और पर्यावरणीय अनुकूल इस विधि का महत्व और उपयोग भी आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है ऑयल जैपर तकनीक। ये समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को तेल रिसाव से बचाने का भी काम करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा,
तो दोस्तों पारंपरिक रसायनों के बजाय जैविक विधियों का उपयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए ये सुरक्षित होता है। औद्योगिक उपयोग, ये तकनीक जो है समुद्री जहाजों, तेल रिफाइनरियों और पेट्रोलियम उद्योग में तेल रिसाव की सफाई के लिए बहुत उपयोगी है ऑयल जेपर तकनीक। ठीक है, आई होप दोस्तों ऑयल जेपर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आइए दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि समस्त प्रकार के प्रदूषणों को कंट्रोल करने के लिए एक मेन बॉडी है इंडिया के अंदर, सीपीसीबी हम बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको समझने का प्रयास करते हैं, इससे संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सीपीसीबी जो है दोस्तों, ये एक क्या है, वैधानिक निकाय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसे 1974 में जल प्रबंधन प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। और दोस्तों 1981 के वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत भी इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकार प्राप्त है। और इसका उद्देश्य दोस्तों, यानी कि सीपीसीबी का उद्देश्य क्या है, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना। यह पर्यावरणीय मानकों को तैयार भी करता है और प्रदूषण के स्तर की निगरानी भी करता है और सरकार को नीतिगत सुझाव भी देता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय सुझाव के सुधार के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में बनाया गया। सीपीसीबी विभिन्न राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। सीपीसीबी दोस्तों गंगा कार्य योजना, स्वच्छ वायु अभियान, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योगों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों की निगरानी करता है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश करता है। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों क्लास आपकी काफी लंबी है, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पर्यावरण प्रदूषण वाली ये क्लास आप देख लेते हैं तो आपको पूरे इंटरनेट पर कोई क्लास देखने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। ये क्लास अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और रामबाण है। ये सिंगल विंडो सिस्टम है, समझिए कि पोल्यूशन वाली क्लास का। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर मैं पूरा करता हूँ। प्रदूषण से संबंधित जो भी प्रकार थे महत्वपूर्ण और जो भी महत्वपूर्ण टर्म्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। आई होप आपको मेरी बातें, मेरे द्वारा डिस्कस किया गया विषय बहुत अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए और अपने जो है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उपयोग कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अब यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।